चलो भाई, हैव अनकंफर्टेबल नाउन, अनकाउंटेबल हैव। चलो ठीक है सर, हैज को छोड़ दें, अभी फिजिक्स की बात करें। ठीक है सर, आज है आपकी पावर डिसिपेशन। पावर डिसिपेशन, तो ये पावर डिसिपेशन क्या है जी? सी, सिंपली डिफाइन करते हैं, रेट ऑफ एनर्जी डिसिपेशन is called power dissipation। ठीक है सर, is called power dissipation। तो रेट ऑफ एनर्जी या रेट ऑफ वर्क, तो फार्मूला होगा डेल्टा ई अपान टी। अब बात है कि एनर्जी डिसिपेशन क्या है। एनर्जी डिसिपेशन, एनर्जी डिसिपेशन कैसे होती है? सी, एनर्जी डिसिपेशन तो बेटा यहां पे एनर्जी डिसिपेशन की बात करते हैं। व्हेन फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव थ्रू एटॉमिक स्पेसेस, then they collides, they collide with vibrating atoms। वाइब्रेटिंग एटम्स, जो एटम्स वाइब्रेट करते हैं इन द एटॉमिक स्पेसेस। अब देखिए कोई भी वायर है, उनके जो एटम्स के दरमियान गैप है, उसको हम कहते हैं एटॉमिक स्पेसेस। अब इश्यू क्या है, ये जो आपकी है, ये हैं आपकी एटॉमिक स्पेसेस। अब देखिए यहां पे अगर इलेक्ट्रॉन निकलेगा, यहां से निकलेगा, सो एंड सो, यहां से निकलेगा, यहां से ऐसे टकराएगा, तो ड्रिफ्टिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जब वो कोलाइड करता है विद वाइब्रेटिंग एटम्स, तो वो एनर्जी लूज करता है। ठीक है सर, द इलेक्ट्रॉन्स लूज their energy and atoms gain that energy, in the form of heat, in the form of heat। तो हीट के फॉर्म में वो एनर्जी जो है वो, आप देखें घर में भी ऐसे ही होता है कि ज्यादा अगर किस वायर पे, अगर थिन वायर है उस पे लोड ज्यादा है तो वो गर्म हो जाती है, वो हीटअप हो जाती है। ठीक है सर, तो अब देखें अगर आपको पता है कि वोल्टेज जो है वो एनर्जी अपान चार्ज है, तो ये एनर्जी जो है वोल्टेज इनटू चार्ज है। तो एनर्जी का फार्मूला, इस पे भी प्रॉब्लम आ सकता है। अगर ये पुट करेंगे, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1, then this is your
चलो भाई आप डेल्टा भी दे दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो दैट विल बी, पावर जो होगा वो होगा वी क्यू अपान टी। तो ये फार्मूला भी हो सकता है, इस फार्मूला पे भी प्रॉब्लम आ सकता है, कोई इशू नहीं है। आपको तो पता है ये Q अपान टी जो है वो करंट का फार्मूला है। करंट का फार्मूला तो हम ये ऐसे भी लिख सकते हैं कि वी आई, ये फार्मूला भी पावर का है। तो अगर इसको और जो है हम बढ़ाएं, अरे ये तो 70 ऑलरेडी करे हो आप, वो कंटिन्यू क्यों है, वो री क्यों। सो व्हाट हैपेंस, अगर आप ये सोचते हैं कि P इज इक्वल टू वी आर, ये फार्मूला भी है। हाँ अगर ये देखें सच दैट, आपको तो पता है V इज इक्वल टू आई आर, V इज इक्वल टू आई आर, तो आप क्या कहेंगे, देन पावर इज इक्वल टू I इंटू आई स्क्वायर आर, ऐसे भी है। तो पावर लॉस का ये फार्मूला है। अब देखें अगर ये हम ये कहते हैं कि इन सीरीज करंट इज कांस्टेंट, तो फिर क्या होगा, पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस बन जाएगा। पावर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस बन जाएगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो पावर ज्यादा लॉस होगा। तो इस कंडीशन में पावर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस है। हाँ अगर इस फार्मूला को और बढ़ाते हैं तो वो कैसे बढ़ाएंगे, सी, मैं कहता हूं अगर ये देखें V इज इक्वल टू आई आर है, तो I इज इक्वल टू V अपान आर है। जब ये कंडीशन है तो पावर की कंडीशन क्या होगी, पावर की कंडीशन होगी V स्क्वायर अपान आर। तो इसका मतलब ये है कि V स्क्वायर अपान आर के इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, देखिए आपको पता है वोल्टेज इज कांस्टेंट, और जब वोल्टेज कांस्टेंट है तो वही पावर आपकी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस है। बेटा यहां पे देखिए ये कंडीशन बताती है कि अगर आपकी करंट कांस्टेंट है वो सीरीज में हो सकती है, और वोल्टेज कांस्टेंट है वो पैरेलल में हो सकती है। तो इस कंडीशन में आपकी पावर जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस है। तो ये पावर की कॉम्बिनेशन डायरेक्टली और इनवर्सली टू द रेजिस्टेंस ये आ चुकी है पहले, तो इसको थोड़े गौर से आप नोट कर लें, ठीक है। तो इस कंडीशन में पावर जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस के, यहां पे पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस है। कैपेसिटर नहीं पढ़ा था जी, सिमरती, पैरेलल और सीरीज नहीं है, बाकी कैपेसिटर है, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन नहीं, ठीक है। तो इस कंडीशन में हम पावर लॉस की बात करते हैं, तो ये पावर लॉस के लिए ये यूज होता है अक्सर, ये पावर लॉस के लिए यूज होता है। पावर लॉस जब भी आएगा हम ये फार्मूला यूज करेंगे, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस है, इसी वजह से पावर लॉस जब भी आएगा आगे
14 चैप्टर में भी पढ़ेंगे, पावर लॉसेस ऑफ द ट्रांसफार्मर, वहां पे भी यही फार्मूला यूज होगा। चलो सर, उसके बाद वी आर डिस्कसिंग अबाउट द ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ। अब देखिए ईएमएफ क्या है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जिसको आप कहते हैं ईएमएफ। तो ये ईएमएफ क्या है जी? सी, इट इज द voltage of source just like battery, सेल, या आपकी जो है ये भी कह सकते हैं जनरेटर, जो भी पावर जनरेटर चीजें हैं उसमें हम सोर्स के वोल्टेज को ईएमएफ कहते हैं, सोर्स के वोल्टेज को ईएमएफ कहते हैं। और देखें ईएमएफ यहां पे इंटरनल रेजिस्टेंस की भी बात हो रही है। एक है इंटरनल रेजिस्टेंस, दूसरा है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, जिसको हम कहते हैं दिस इज यूर आर। आर जो है, आर लोड भी कहते हैं इसको, और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी कहते हैं। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, लोड और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो बेटा यहां पे जो ईएमएफ मिल रहा है, और ये जो टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी हैं, टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी, इनको हम कहते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। यहां पे आपके घर में बैटरी पड़ी हुई है, और वो बैटरी में दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, वो भी टर्मिनल ऑफ द बैटरी कहते हैं, जिसमें हम जो है क्लिप्स जो है वो लगाते हैं प्लस और माइनस में, वो भी तो कंडक्टर्स हैं। तो ये इनका इंटरनल रेजिस्टेंस है। इंटरनल रेजिस्टेंस हम कहते हैं टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी का रेजिस्टेंस। ये इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है? एक था लोड एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, ये है इंटरनल रेजिस्टेंस। इसकी मैंने पॉइंट्स भी भेजे हैं आपके पास, रेजिस्टिविटी और उसकी डिपेंडेंस भी भेजे हैं आज सुबह, उसको देखें, ये एमसीक्यूज हैं सारे। इंटरनल रेजिस्टेंस और इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है? आर, ये रेजिस्टेंस ऑफ टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी है, रेजिस्टेंस ऑफ टर्मिनल्स ऑफ बैटरी, बैटरी के टर्मिनल्स का रेजिस्टेंस है। बेटा आज जो सारी पॉइंट सिमरती मैंने भेजे हैं वो सारे एमसीक्यूज हैं। करेक्ट ऑप्शन पे लाइन लगी हुई है, ठीक है, उसको मेहरबानी करके लिखें। ये सारे पॉइंट्स एमसीक्यूज प्रीवियसली आ चुके हैं। मैं एमसीक्यूज को एक लाइन में लिख के वो अंडरलाइन कर रहा हूं, बजाय के 4 ऑप्शन दे के ज्यादा उसको, उस लाइन को पढ़ें, वो दैट इज योर एमसीक्यूज। ठीक है, तो अब टाइम शॉर्ट है, आपको पढ़ने में भी आसानी होगी। वैसे आप पढ़ें, 4 ऑप्शन पढ़ें, उसके बाद तो ये आप करेक्ट की बात करें। ठीक है सर, तो अभी क्या है, ईएमएफ जो है वो ग्रेटर देन वोल्टेज होता है व्हेन इट इज सोर्स, व्हेन इट इज सोर्स, व्हेन इट इज सोर्स। क्योंकि जब हम बैटरी से वोल्टेज लेते हैं, वो सोर्स तरह एक्ट करता है बैटरी, तो उस टाइम पे ईएमएफ ज्यादा है, और ईएमएफ बराबर होता है V + IR।
अब देखें V आपका यहां से मिलेगा और IR यहां से मिलेगा, ये सीरीज में है, सीरीज की वजह से हम ऐड कर रहे हैं इन दोनों को, क्योंकि ये देखें ये रेजिस्टर और ये टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी जो हैं वो आपस में सीरीज में है। इसी वजह से ऐसे भी फार्मूला लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों I कॉमन है तो ये R प्लस R हो जाएगा। ठीक है, तो ये मैं आपको बताते चलूं कि ये हो गया ईएमएफ तब जब आपकी ईएमएफ ज्यादा है और बैटरी सोर्स है, सोर्स जब है तो ये उनके वोल्टेज ज्यादा होते हैं पीडी से, ये इसको हम पीडी भी कहते हैं, टर्मिनल वोल्टेज भी कहते हैं। मैं आपको बताते चलूं ये V जो है आपका वो पीडी भी है, पोटेंशियल डिफरेंस भी है, या इसको हम टर्मिनल वोल्टेज भी कहते हैं, टर्मिनल वोल्टेज। ठीक है। अच्छा भाई, तो अब आ रहे हैं सी। ठीक है, अब आ रहे हैं इस पे कि अगर बैटरी सोर्स नहीं है, इफ बैटरी इज चार्जिंग, बैटरी जो है वो चार्ज कर रहे हैं, इफ बैटरी इज चार्जिंग देन यू नो टर्मिनल वोल्टेज is greater than EMF। इसका मतलब है कि पीडी, टर्मिनल वोल्टेज को हम पीडी कहते हैं, V ग्रेटर देन EMF होगा उस टाइम पे जब आप बैटरी को चार्ज करें। घर में ये नॉर्मली कंडीशंस होती हैं कि लाइट चली जाती है, जब लाइट चली जाती है तो उस टाइम पे आपका फैन जो है जब यूपीएस वाली बैटरी पे चलता है तो मोर फास्ट चलता है, क्योंकि उसको 220 वोल्टेज पूरे मिलते हैं। उसके बाद आहिस्ता 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 उसकी जो है ना वो स्पीड कम हो जाती है, क्योंकि वोल्टेज कम हो जाते हैं, और फिर वापडा की लाइट जब आती है तो बैटरी को चार्ज करती है थ्रू द यूपीएस। तो बेटा यहाँ पे उस कंडीशन में बैटरी सोर्स नहीं रही, पहले बैटरी दे रही थी वोल्टेज तो उसके ज्यादा थे, अब वो ले रही है तो कम है। ठीक है, तो इस कंडीशन में फार्मूला रिवर्स होगा, ये फार्मूला होगा। आप सोच रहे होंगे कि अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशंस ये कैसे हो गया कि यहाँ पे टर्मिनल वोल्टेज ज्यादा हो गए, तो इस फार्मूला को आप फॉलो करेंगे। अगर चार्जिंग ऑफ द बैटरी की बात हो रही है, चार्जिंग ऑफ द बैटरी में ये कंडीशन होगी, ये फार्मूला लगेगा। आपके पास प्रॉब्लम नंबर 10 एंड प्रॉब्लम नंबर 11 जो टेक्स्ट बुक में है वो करके देखें, आपको पता चल जाएगा। और एक एग्जाम्पल भी है चार्जिंग ऑफ द बैटरी पे, वो भी टेक्स्ट बुक में है, गो थ्रू दैट वन, आपको इसकी जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ जाएगी। उसके बाद हम आ रहे हैं एक टॉपिक जो हमारे किताब में नहीं है। चलो सर वो तो सिंपल है, अभी मैं 1 मिनट बुक ले आता हूं और आपको अभी करवाता हूं, कोई इशू थोड़ी है। 1 मिनट, सिर्फ 1 मिनट वेट करें।
चलो भाई, प्रॉब्लम नंबर 10 है टेक्स्ट बुक। प्रॉब्लम नंबर 10 है आपकी, a source of what potential difference is needed to charge a battery of 20 volts EMF। इसका मतलब ये हुआ कि आपको जो है EMF गिवन है कितना, 20 वोल्ट्स। आपको V चाहिए क्योंकि सोर्स चाहिए जो बैटरी को चार्ज करे, जो बैटरी को चार्ज करे। ठीक है, ईएमएफ वोल्टेज है और कुछ भी नहीं है, ईएमएफ वोल्टेज है, तो एस आई यूनिट ऑफ ईएमएफ वोल्ट होगा। ईएमएफ इज वोल्ट्स, क्योंकि वो वोल्टेज है, वोल्टेज का टाइप है। अब देखिए ईएमएफ चाहिए आपको, अब ईएमएफ गिवन है, वोल्टेज चाहिए। इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, 0.1 ओहम, और करंट कितना ले रहे हैं आप, 70 एम्पियर। तो बेटा यहां पे आपको क्या चाहिए इस कंडीशन में, ये चार्जिंग द बैटरी है, इस कंडीशन में ये चार्जिंग है बैटरी की, बैटरी की चार्जिंग है, तो ये फार्मूला लगेगा। तो आप अंदाजा करें कि ये V इज इक्वल टू ई कितना है, 20 प्लस, आप देखिए आई कितना है, 70.1 मल्टीप्लाई हो रहा है। अब देखिए ये 20 प्लस, जब ये मल्टीप्लाई होगा ये जीरो खत्म हो जाएगा, दैट इज 7, 27 वोल्ट्स। अब देखिए कितना आसान है कि आप अंदाजा भी नहीं कर सकते। फार्मूला आपके पास ये गिवन है, ईएमएफ गिवन है, आपको V चाहिए, R गिवन है और करंट गिवन है, और आसानी से ये फार्मूला, क्योंकि चार्जिंग द बैटरी का फार्मूला है, एक ये हो गया। अब उसके बाद एक 11 नंबर है, 11 नंबर है आपका, वो चार्जिंग द बैटरी नहीं है। वो क्या है, ये कहते हैं कि बैटरी ऑफ 24 वोल्ट। इसका मतलब ये हुआ, यू नो यहां पे आपके ईएमएफ की बात कर रहा है। ईएमएफ कितना है, 24 वोल्ट्स। ठीक है, कनेक्टेड 10 ओम लोड, लोड हम एक्सटर्नल रेजिस्टर को कहते हैं, लोड, लोड हम एक्सटर्नल रेजिस्टर को कहते हैं। ठीक है, और इस कंडीशन में मैं आपको बताते चलूं और क्या गिवन है, फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी एंड टर्मिनल वोल्टेज। इंटरनल रेजिस्टेंस भी चाहिए और टर्मिनल वोल्टेज भी चाहिए। तो ठीक है सर, ये तो और आसान है, कोई डिफिकल्ट तो नहीं है। 9 नंबर जो है बेटा और 8 नंबर वो पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन में है मिसबा, जबकि पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन सिलेबस में नहीं है। ये मेरे ख्याल में 10 बार बता चुका हूं आपको। वैसे हैं आसान दोनों, मगर सिलेबस में नहीं है। चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, करवा लेता हूं, कोई इशू नहीं है। ओके ओके। तो इस कंडीशन में बेटा यहाँ पे अब फार्मूला क्या होगा, अब फार्मूला होगा आपका V प्लस आई आर, V प्लस आई आर, ये फार्मूला होगा। तो क्या करना पड़ेगा अभी, अब ये फार्मूला मैंने लिखा है, इसमें से आप ईएमएफ गिवन है, V भी पूछ रहा है और V पूछ रहा है, तो आप पहले मालूम करें। करंट आपके पास नहीं है तो वो मालूम कर सकते हैं, क्योंकि अभी आपके ये भी था R प्लस R, आपके पास I नहीं है, आपके पास I नहीं है, तो I निकालें आप, I निकालेंगे आसानी से हो जाएगा, V इज इक्वल टू आई आर। जी बिल्कुल सही है। तो अभी आसानी से इसमें से रीअरेंज करके निकालें, मेहरबानी करके, ये आसान है, मैंने डेटा भी बना दिए, कुछ खुद काम करें, आसानी से हो जाएगा। चलो अभी आपकी डिमांड है तो मैं ये भी पूरी कर लेता हूं। पहले एक टॉपिक है आपकी पावर आउटपुट,
वो करें, उसके बाद ये दोनों मैं करवा के फिर जाऊंगा, ठीक है? क्योंकि टॉपिक्स ज्यादा हैं, कुछ खुद काम करेंगे, कुछ हम करेंगे, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है, हमारे पास है, आपके पास टाइम नहीं है। ठीक है सर। एक टॉपिक है जो हमारे पास नहीं है, वो केपीके में है, दैट इज योर मैक्सिमम पावर आउटपुट। मैक्सिमम पावर आउटपुट क्या है यूरोप? और यही इंटरनल रेजिस्टेंस जो मैंने फार्मूला करवाया इसी में से है, सी। उसकी की पॉइंट्स भी कुछ हैं। मैक्सिमम पावर आउटपुट, मैक्सिमम पावर आउटपुट, ये टॉपिक है, वो केपीके में है और हमारे पीएमडीसी में भी गिवन है। हमारे पास नहीं था क्योंकि टॉपिक रिलेटेड है, इसी वजह से उन्होंने दे दिए। इन इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस सिस्टम, मैक्सिमम पावर, maximum power is transferred to the load for example जैसे कि आपको बताऊं, इन रेडियो एंड टीवी सिस्टम, इन रेडियो एंड टेलीविजन सिस्टम, maximum power is transferred from transmitting and antenna. Transmitting medium to antenna सिस्टम। ठीक है, एक ये भी है और एक ये भी है कि फ्रॉम एम्पलीफायर टू स्पीकर सिस्टम। अब देखिए, एम्पलीफायर से हम, ये एम्पलीफायर से बात करते हैं और स्पीकर से आवाज निकलती है, ये भी है। और दूसरी बात जो इंपॉर्टेंट है, ये कहता है इट इज एन इम्पॉर्टेंट, क्या इंपॉर्टेंट है? टू मेज द लोड रेजिस्टेंस एंड सोर्स रेजिस्टेंस। सोर्स रेजिस्टेंस को आप इंटरनल रेजिस्टेंस भी कहते हैं। मेज का मतलब है कि आर आर के बराबर होना चाहिए, ये चीज इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको ये चीज बताई बेटा कि देखें, एक तो मैंने आपको बताया इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस की बात है, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होता है टू द लोड। फॉर एग्जांपल क्या है, मैंने आपको बताया रेडियो है, टीवी है, मैक्सिमम उनका पावर जो ट्रांसफर्ड है फ्रॉम द ट्रांसमिटिंग मीडियम टू द एंटीना सिस्टम। एक ये है कि एम्पलीफायर, लाउड स्पीकर पे हम बात करते हैं माइक पे, और वो एम्पलीफायर से कनेक्टेड है, और एम्पलीफायर लाउड स्पीकर से कनेक्टेड है, तो आवाज लाउड स्पीकर से निकलती है, एम्पलीफायर से नहीं निकलती। तो ये पावर ट्रांसमिशन में काम आता है, और उसके लिए ये जरूरी है कि ये दोनों बराबर हों। अगर बराबर नहीं होंगे, कम या ज्यादा होंगे, तो हमें क्या मिलेगा? मिनिमम पावर आउटपुट मिलेगा। कैसे? मैं आपको बताते चलूं, ये कहता है, कंडीशन ये है
कि अगर इफ R is greater than R, R is less than R, then power deliver जो होगा is minimum. लोड इज मिनिमम। उसके लिए मैंने लिखा था कि मैचिंग होना जरूरी है, मिनिमम होगा मैक्सिमम नहीं होगा। मैचिंग की मैंने बात की थी, मैचिंग जब तक मैच नहीं होगा तो ये इम्पॉसिबल है। चलो सही, ये ईएमएफ की बात हो रही है। इंटरनल रेजिस्टेंस यहां से मिलेगा, एक्सटर्नल रेजिस्टर ये लोड रेजिस्टर है, यहां से ईएमएफ की बात हो रही है। और आपको तो पता है कि पावर की क्या पोजीशन है, आपको बेटा पता है पावर, अभी मैंने आपको ये करवाया था फार्मूला से, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। और एक ईएमएफ है जो आपने देखा, वो आर प्लस आर था, और अगर आई चाहिए तो ये ईएमएफ ये आर प्लस आर हो जाएगा। तो क्यों ना हम इस इक्वेशन नंबर 2 को पुट कर लें इन इक्वेशन नंबर जो है 1। तो कैसे करेंगे, देखिए ये हमारे पास नहीं थी, इसी वजह से इस आई की जगह पे पुट करें, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1। तो बेटा यहां पे ये E अपान आर प्लस आर ये होल स्क्वायर इंटू आर। तो सॉल्व करें इसको, ये तो सिंपल ए प्लस बी होल स्क्वायर फार्मूला है, सॉल्व करें, ये ई स्क्वायर आर हो जाएगा और ये आर स्क्वायर प्लस 2 आर प्लस आर स्क्वायर हो जाएगा। इसमें हम ऐसी कंडीशन उठाते हैं किताब में कि प्लस भी किया है माइनस भी किया है, जैसे रेशनलाइज करते थे। अभी देखें ये 2 आर माइनस 2 आर, अगर खत्म भी कर लें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये एक्स्ट्रा उठाए हमने ये दोनों। तो अभी इशू क्या है, इन दोनों को पहले ऐड करेंगे तो ये फार्मूला बन जाएगा। फार्मूला कैसे बनेगा जी, ये फार्मूला होगा आपका आर माइनस आर होल स्क्वायर प्लस 4 आर। इस कंडीशन में ये फार्मूला बन गया। आप मैक्सिमम पावर आउटपुट की क्या डिमांड करते हैं, उसकी कंडीशन क्या है, कौन बताएगा मुझे? मैक्सिमम पावर आउटपुट गेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? मैंने आपको बताया ये मिनिमम है, ये मिनिमम है। अब देखें लेस आर की बात है, क्या करना पड़ेगा, कौन बताएगा जी? बिल्कुल मिसबा, जबरदस्त बात की तुमने, क्योंकि जब तक आपकी लोड रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर नहीं होती, when you know, well done, R is equal to R, then we get maximum power output। क्योंकि यही तो थी, अगर ये लेस और ग्रेटर होगी कभी मैक्सिमम पावर आउटपुट हमें नहीं मिलेगा। अगर यहां पे ये पुट कर लें तो ये खत्म हो जाएगा और आपके पास बचेंगे ये, और ये हो जाएगा 4 आर स्क्वायर, ये खत्म। तो फार्मूला क्या होगा जी, ये इंटरनल रेजिस्टेंस किस चीज पे डिपेंड करता है? अब देखें ये 4 आर के बराबर हो जाएगा, ये लास्ट फार्मूला था।
मैंने आपको बताया एंटीनास और टीवी, रेडियो, उसकी पावर ट्रांसमिशन टुवर्ड्स द एंटीना इज, और एम्पलीफायर की टुवर्ड्स द स्पीकर, उसके लिए एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस, जिसको आप सोर्स रेजिस्टेंस भी कहते हैं, वो बराबर होना जरूरी है। ठीक है, चलो अभी जो आपकी डिमांड है उस पे आते हैं। टेक्स्ट बुक, अब टेक्स्ट बुक का प्रॉब्लम नंबर 8, उसका ए पार्ट जो फिगर वाला है वो आता है, मगर आप अभी तो नहीं आएगा, फिर भी मैं करवा रहा हूं। ठीक है, एक सर्किट है, चलो सर ये सर्किट है आपके पास, ये 5 ओम का है, ये 8 ओम का है, ये 6 ओम है, ये 3 ओम है। ठीक है, ये आपकी R1, ये आपकी R2, ये आपकी R3, ये आपकी R4, और यहां पे वोल्टेज गिवन है, जितने भी गिवन है सो एंड सो। इसमें से आपसे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछ रहा है। अब देखें, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मालूम करें। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी कैसे मालूम करेंगे? पहले तो ये बात है, यू नो, आपकी R1 एंड R2 पैरेलल हैं, ये यहां से यहां तक पैरेलल हैं, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में, यानी इसका मतलब है कि R1 एंड R2 ये पैरेलल हैं, तो पैरेलल में आप क्या करेंगे? इक्विवेलेंट की बात है जी सर। अब देखिए, ये आपस में पैरेलल हैं, इनका आंसर इसके सीरीज में है। ठीक है, तो ये बहुत आसान है, कोई इतना कोई डिफिकल्ट तो नहीं है। अब देखिए, मैं आपको बता दूं, ये पैरेलल करके इसके सीरीज में करें, इसका आंसर इसके पैरेलल में करना है, और करना क्या है जी? तो आसानी से, फिर क्यों परेशान हो रहे हैं आप? उसके बाद ये जो रिजल्ट निकलेगा, इस देखें, अब ये 5, ये 8, ये क्या होगा जी? 40। चलो, चलो ठीक है, बहरहाल कर देंगे, कोई इशू नहीं है। उसके बाद अगर ये, और मैं आपको बता दूं, ये इवन जो है इज इन सीरीज टू R3। ठीक है, और इसमें से जो बन जाएगा RE2, वो आप पैरेलल करेंगे, किसके पैरेलल करेंगे? R2 R4। अभी तो आप खुद खुद कैलकुलेट करें जी। चलो ठीक है, कर लेते हैं। ॾिसो न, कुछ शयूं अहिड़ियूं आहिनि जेके कैलकुलेटर वारियूं बि आहिनि। ॿार, हाणे तव्हांखे केरु सम्झाए इहा ॻाल्हि? छो न थींदो? उहा तव्हां ग़लती कंदा हूंदव न, ईअं थोड़ी आहे। चलो भाई, इसकी एलसीएम निकालते हैं। 40, 8, 5, और RE1 40, 13, डिवाइड करेंगे, कितना होगा?
हाँ ठीक है, मिल गया। कितना है? 0.325। अब देखिए पॉइंट्स में है, कैसे करें? अभी तो कैलकुलेटर यूज करना पड़ेगा इसको। वो सेटिंग होती है, ऐसा आया था, उसमें सेटिंग है। अगर ये अभी देखिए ये 5 है, 5 की जगह पे अगर 4 हो जाता तो आसान हो जाता। ठीक है ना सर? तो आसानी से हम कर सकते हैं। और ये भी आपने गलत किया, पॉइंट वाला है ही नहीं। ये ये गलत बताया आपने, ये पॉइंट्स में नहीं हो सकता, क्योंकि ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। 40 ÷ 13, पॉइंट को छोड़ दें, ये 3 है, बस 3 कह दें। चलो उसके बाद सीरीज, सीरीज में Re2 3 + 6, ये 9 ओम हो जाएगा। और अगर आपको फिर पैरेलल करना है तो पैरेलल में क्या होगा? 1/9, 1/3, और 9 एलसीएम, 1 + 3 3, तो ये Re3, तो 9/4, 2 पॉइंट समथिंग। तो अब क्या करें इसको भाई? ये तो सिंपल है, क्यों एलसीएम निकालें? डोंट बी परेशान, ये तो बेटा आपको रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। 40 ऊपर चले जाएंगे, 13 नीचे, तो आसानी से हो जाएगा, कोई इश्यू नहीं है। हाँ वो थोड़ा सा ट्रिकी है, उसमें कैलकुलेटर भी यूज नहीं होगा, कोई जरूरत नहीं है। प्रॉब्लम नंबर, ठीक है। अब बात है 9 की। 9 का जो सर्किट है, 9 का जो सर्किट है, जी सर्किट पे पूरा 9 का जो सर्किट है उसमें थोड़ी सी ट्रिक है। अब देखिए ना, सीरीज पैरेलल पढ़ा ही नहीं रहे, फिर क्यों जो है इसमें हम पढ़ें भाई? सर हाणे हर एक जी पंहिंजी जेका आहे न उहा डिमांड आहे न, मां वञा काॾे? हिकिड़ा हिकिड़ी ॻाल्हि कंदा पिया आहिनि, ॿिया ॿी ॻाल्हि कंदा पिया आहिनि। पुट ज़ाहिर आहे मां हिकिड़ी शइ थींदी न बचा। ॾिसो न, हाणे तव्हां चओ था आहिनि कोन, हुननि मथो खाई छॾियो आहे, त पोइ इहे करायो। ठीकु है, हाणे बसि ठीकु आहे, करे वठो। हिकिड़ो आहे हुन चयो आहे त इट्स ओके। हे 5 ओहम, हे 4 ओहम, 10 ओहम, 15 ओहम, 4 ओहम, 14 ओहम, 3 ओहम। हाणे जेके नाला ॾियां थो उहे महिरबानी करे समझो, इजी है। ये आपकी, ये दोनों जो हैं आप में पैरेलल हैं, यानी 10 ओहम एंड 15 ओहम आर पैरेलल। पहले यहां से शुरू करेंगे, जब तक ये कंप्लीट नहीं करते ये नहीं होगा। तो पैरेलल, आर पैरेलल, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में आप क्या करेंगे? यू नो 10, 15, इसकी एलसीएम निकालें। अब देखें 10 भी है, 15 भी है,
30 LCM 5 RE1 30/5 that will be what 6 ohm। अब देखें अब क्या इश्यू है, अब इनका आंसर और यहां से लेके यहां तक सीरीज में है, तो सीरीज करें भाई। किसने रोका है आपको? RE2 6 ये और 4 ये और 4 ये हो जाएंगे क्या 14 ओहम, और ये पैरेलल, और 14 में 1/RE3 1/14 1/14 14 LCM ये 2, तो ये RE3 ये हो जाएगा 7। और क्या बचा जी 7। अभी ये सारे सीरीज में हैं, लास्ट में सीरीज RE 7 + 3 + 5 ये हो जाएंगे 15। क्या करें भाई, वेरी सिंपल है। 3 + 2 कहां पे 3 + 2 की बात है जी सुगंध? 5 कैसे, कहां पे 5? अब देखें ये आपस में पैरेलल हैं और ये पूरा यहां तक सीरीज है, फिर ये इनके पैरेलल हैं, इनका पूरा आंसर इन दोनों के सीरीज में है, तो आसान। ठीक है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल आसान है। पहले मैंने आपको बताया कि मैंने पैरेलल किया, उसके बाद आपको सीरीज, उसके बाद पैरेलल, उसके बाद सीरीज, खत्म। और मैंने वो वैल्यूज भी रखे हैं, ठीक है। ओके खदीजा, सुबह एमसीक्यूज मैंने तकरीबन 20 भेजे हैं, 20 से ज्यादा, वो आपने देखे भी नहीं है। मेहरबानी करके वो पॉइंट्स नोट कर लें, ठीक है। ओके हाँ, प्रॉब्लम नंबर 1 है। प्रॉब्लम नंबर 1 जो है, प्रॉब्लम नंबर 1 कहता है कि आपके पास 80 एम्पियर करंट है और आर टाइम जो है 3600 सेकंड है, और चार्ज कितनी होगी आपको पता है, ये Q/T, Q = I/T। I कितना है 80 और T कितना है 3600, जो भी आएगा वो कूलम होगा, ठीक है। उसके बाद जो सिंपल चीजें हैं मैं उस पे आ रहा हूं। नंबर 5 जो है, नंबर 5, नंबर 5 जो आसान एमसीक्यूज के लिए है मैं वो करवा रहा हूं। आपके पास करंट जो है 1 एम्पियर है, आपके पास जो है टाइम जो है वो 1 सेकंड है। आपसे ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछ रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि इस टाइप के काफी दफा प्रॉब्लम्स आ चुके हैं। तो बेटा आपको तो पता है, मैं आपको बताते चलूं I = NE/T होता है, और अगर आपको क्या चाहिए, नंबर चाहिए, तो ये होगा I/T / E। तो ये 1 × 1 1.6 - 19, तो ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फिक्स्ड हैं, डिवाइड करेंगे, ये याद कर लें, काफी दफा आ चुका है। ये है आपके 6.3 18 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। प्रॉब्लम नंबर 10 हो गया।
प्रॉब्लम नंबर 15 जो है वो रेजिस्टर्स की कॉम्बिनेशन का है, वो जो है जरूरी नहीं है क्योंकि सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन सिलेबस में ही नहीं है। सो आज के लिए इतना काफी, बाकी जो रिमेनिंग एमसीक्यूज हैं मैं भेजता रहूंगा डेली। अभी 10 मिनट का ब्रेक करते हैं और मेहरबानी करके वो पीडीएफ जो भी मैं सेंड करूं वो अपने रजिस्टर पे लिख लें, उनमें से एमसीक्यूज इंशाल्लाह आएंगे, जरूर आएंगे, और उसको लाइट मत लें, ठीक है? ओके, अल्लाह हाफिज। टुमारो वी विल स्टार्ट चैप्टर नंबर 14।